मैं अपील कर रहा हूं इस प्रेस और इस इंडक्शन के माध्यम से कि किसी भी तरह से इस बिहार के हॉस्पिटल्स को बचा लो। पता है क्या होगा? वो उस दिन समझेंगे जिस दिन आईसीयू में कोई अपना लेटा होगा, लेकिन वहां जो नर्स खड़ी होगी वो कभी कॉलेज नहीं गई होगी। उसने आपकी औलादों को, आपकी नस्लों को, आपके बाप को, आपके बूढ़ों को, आपके दादा को, आपके नाना को शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचाने का ठेका ले लिया है। वो कभी कॉलेज आई नहीं है, लेकिन नर्स की डिग्री उसके पास है। आपको मैं कई ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा जिसमें एक बदनसीब अपने जुबान से ये कह रहा है कि जीएनएम की कुछ कुर्सियों पर आपका एडमिशन हो सकता है, आज भी हो सकता है और बैक डेट में भी हो सकता है। सोचिए, सिर्फ एक बात सोच के देखिए कि जो घर बैठे जीएनएम की प्रक्रिया बिहार के 75% कॉलेजों में चल रही है, आप आंख बंद करके सोचिए कि इस पर सरकार को जिस दिन पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। कि रोजमाइन ट्रस्ट पूरे भारत के 22 राज्यों में टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल संस्थान में नामांकन की प्रक्रिया में न कि सिर्फ एडमिशन का काम करता है, बल्कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बच्चों को जोड़ता है। कि भाई ये सच है कि हम आपको 0 ट्यूशन फीस पर अप टू 100 स्कॉलरशिप के आधार पर आपका नामांकन करेंगे। हमने 27,000 बच्चों को भारत से के शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। भाई ऐसा है कि आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। सबसे पहले हमारी बिहार की धरती पर सभी अभिभावक और बच्चों की तरफ से, मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से केआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर मेंबर का हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। आप सभी बच्चे जब वहाँ एडमिशन के बाद जाएंगे तो मिस्टर महेश जो आपके सामने बैठे हैं वही आपको वहाँ पे मुलाकात करेंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। 3-4 साल, 5 साल, जितने साल आप वहाँ रहेंगे। आज का दिन इसलिए ख़ास है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ और फिर सवाल जवाब भी लूँगा आपका। कि देखिए, इस देश में, पूरे भारत में 100 में से सिर्फ 15 बच्चा, गौर से सुनिएगा और पूरे देश तक मेरी बात को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, 100 में से सिर्फ 15 बच्चा भारत के हायर एजुकेशन से जुड़ पाता है। और वो हायर एजुकेशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो हायर एजुकेशन है टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत में 28% बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन मेरे अनुसार, मेरी 18 साल की मेहनत के अनुसार भारत के 14% से 15% बच्चे टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल संस्थान से जुड़ रहे हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 15 बच्चा ही ऐसे शिक्षा से जुड़ पा रहा है जिसके पीछे रोजगार है। ये बहुत दुखद है। आज एक ऐतिहासिक दिन है आप सभी के लिए
कि आप सभी छात्रों ने अपने आप को उस 15 बच्चों में शामिल कर लिया है। ऐसा है कि ये नसीब सबका नहीं है। 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15% युवा आबादी कैंपस की जिंदगी जी पाती है। कैंपस की जिंदगी सबको नसीब नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंपस लाइफ सिर्फ 15% बच्चों को नसीब होती है, और उनमें से आप हैं जो 15% बच्चों में शामिल हो चुके हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं। अब इस बारे में मैं आपको दोबारा एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि रोजमाइन ट्रस्ट पूरे भारत के 22 राज्यों में टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल संस्थान में नामांकन की प्रक्रिया में न कि सिर्फ एडमिशन का काम करता है, बल्कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बच्चों को जोड़ता है, जिसमें आप जुड़े। लेकिन इसमें 3 स्टेप्स के बारे में बता रहा हूं मैं। ये आसान नहीं है हम लोगों के लिए भी, और पूरा देश इस बात को समझना चाहिए। और आज इस सभागार के सभी अभिभावकों की गवाही, इंडोर्समेंट के बाद इस बात को और फैलना चाहिए और गांव तक पहुंचना चाहिए। जब हम लोग पहले इस फॉर्म को लेकर के, ट्रस्ट के इस फॉर्म को लेकर के, जो कि एक काउंसलिंग के लिए बनाया गया है, अपने एसोसिएट के माध्यम से, कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, डीओ के माध्यम से और पढ़ रहे छात्रों के माध्यम से आपका दरवाज़ा खटखटाते और बताते कि भाई ये सच है कि हम आपको 0 ट्यूशन फीस पर अप टू 100 स्कॉलरशिप के आधार पर आपका नामांकन करेंगे। तो पहले क्या होता है कि पूरा गांव, पूरे लोग, पूरा खानदान आपका कहता है भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जहां कोई एक गिलास पानी किसी को नहीं दे रहा है, वहां ये 100% पढ़ाई का खर्च कोई ट्रस्ट के माध्यम से, कोई इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमें क्यों दिया जाएगा। तो पहला स्टेप होता है कि हमारी बात को नकार देते, और सबसे ज्यादा बदनसीब वो लोग हैं जो घर बैठे हमारे बारे में अपनी राय बना रहे हैं, अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं भाई, आपके नहीं आने से भी हमने 27,000 बच्चों को भारत से के शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। आप घर बैठे रहिए, ठीक है, आप घर बैठे रहिए। लेकिन आपसे फिर से कह रहा हूं कि पहला स्टेप में वो मेरी बात नहीं माने, लेकिन आप वो नसीब वाले बच्चे हैं जिसने प्रिडिक्शन नहीं किया, ये सोचा कि यार चलो फेल होके देखते, जाके देखते कितना सच है ये कहानी, कितना झूठ है इसमें। फिर आप काउंसलिंग में आए, और काउंसलिंग की व्यवस्था में हमने आपसे 2 घंटे मुलाकात की। पूरा दिन हम आपके साथ रहे नहीं रहे? नहीं सुनाई दे रहा? रहे नहीं रहे? नहीं सुनाई दिया? रहे नहीं रहे? पूरा देश सुनना चाहिए, रहे नहीं रहे? फिर हम पूरा दिन आपके साथ रहे, 2 घंटे का ऑनलाइन, ऑफलाइन, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए। सभी बातों को समझाने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर आपको सही लगता है तो सिर्फ खाने, रहने, एग्जाम की बहुत छोटे से नॉमिनल खर्च पर, और आपको बताया कि भाई 1,000 रुपया प्रति माह से लेके 1,500 रुपया प्रति माह खाने पीने के बाद अगर कोई खर्च उठा सकता है भारत में, मतलब 12 से 18,000 रुपया एक साल में, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। घर में ड्रग्स पी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मटन खाने में कोई दिक्कत नहीं, चिकन खाने में कोई दिक्कत नहीं, दारू चखना के साथ पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बिरयानी खाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी और नस्लें नहीं पड़ेंगी अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि वो अपनी औलादों के लिए उतना खर्च कर लें जितना वो अपने सिगरेट पर कर रहे हैं, जितना वो अपने खर्च दारू पे कर रहे हैं।
पूरे भारत के लिए। बिहार ना बंद है, लेकिन 22 राज्यों में दारू खुला हुआ है। लेकिन आपको यह समझाना जरूरी है कि घर बैठे राय बनाने वाले लोगों ने उस 2 घंटे को नहीं देखा है। फिर 2 घंटे बाद हमने स्कॉलरशिप की सारी योजनाएं, एडमिशन की सारी प्रक्रिया समझाने के बाद आपको नामांकन की प्रक्रिया से जोड़ा ही नहीं, बल्कि माफियाओं से बचाया भी, शिक्षा माफियाओं से बचाया भी। रुक जाइए, अभी बता रहा हूं क्या है माफियाओं का गेम, आपको पता नहीं है। अभी आपने बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स लिया, एएनएम कोर्स लिया, इस देश के सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ओरिजिनल है। आपको सिर्फ नामांकन नहीं दिया, एसएनसी से भी बचाया, आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के पचड़े से बचा लिया आपको हमने। There are 2 council in Indian Nursing Council. One is the State Nursing Council and second is Indian Nursing Council. आज पूरे बिहार में आपको मैं कई ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा जिसमें एक बदनसीब अपने जुबान से ये कह रहा है कि जीएनएम की कुछ कुर्सियों पर आपका एडमिशन हो सकता है, आज भी हो सकता है और बैक डेट में भी हो सकता है। सोचिए, सिर्फ एक बात सोच के देखिए कि जो घर बैठे जीएनएम की प्रक्रिया बिहार के 75% कॉलेजों में चल रही है, आप आंख बंद करके सोचिए कि इस पर सरकार को जिस दिन पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपील कर रहा हूं इस प्रेस और इस इंडक्शन के माध्यम से कि किसी भी तरह से इस बिहार के हॉस्पिटल्स को बचा लो। पता है क्या होगा? वो उस दिन समझेंगे जिस दिन आईसीयू में कोई अपना लेटा होगा, लेकिन वहां जो नर्स खड़ी होगी वो कभी कॉलेज नहीं गई होगी। उसने आपकी औलादों को, आपकी नस्लों को, आपके बाप को, आपके बूढ़ों को, आपके दादा को, आपके नाना को शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचाने का ठेका ले लिया है। वो कभी कॉलेज आई नहीं है, लेकिन नर्स की डिग्री उसके पास है। एसएनसी ने एक बहुत खतरनाक काम किया है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल की जो पैरामीटर्स हैं भारत में वो बहुत कमजोर हैं। एक 1100 स्क्वायर फीट के फ्लैट से लेकर लगभग 5000 स्क्वायर फीट में कॉलेज तक खोल दिया जा रहा है। आज आपको मैंने किस चीज से बचाया है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल की उस प्रक्रिया से आपको बचाया कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत बच्चे को यही पता नहीं कि उसके नुकसान क्या है। अगर आपने बिहार से पढ़ाई की है तो आप बिहार में एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, पर उत्तर प्रदेश में आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। आप दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप राजस्थान में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पहले बिहार वाली रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। यह है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का नियम। लेकिन हमने आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जोड़कर आपको देश का ही नहीं पूरे दुनिया का नर्स बना के दिखाया है भाइयों। पूरे दुनिया में आप नर्स हैं। आज पूरी दुनिया अगर आपको जानना चाहेगी कि आप नर्स हो, ऑस्ट्रेलिया जानना चाहेगा, अमेरिका जानना चाहेगा, दुबई जानना चाहेगा, दम्माम जानना चाहता है कि आप नर्स हो, तो वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपका नाम देख लेगा। ये करके दिखाया हमने आपको। ये है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ताकत। अगर कोई छात्र इस डिफरेंस को समझ रहा है तो सबसे पहले तो उसे नर्सिंग में एडमिशन की प्रक्रिया में 10 लाख लगाने से पहले इस काउंसिल की व्यवस्था को समझना चाहिए। जिसके पास नहीं है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल, वो क्या कहता है? इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर वो ये बात जिम्मेदारी से कह रहा है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट में अपने कॉलेज का एफिलिएशन लगा दे, ठीक है, और एडमिशन करके दिखा दे।
मैं तो पूरे देश से बात कर रहा हूं, लाइव हूं मैं सच कह रहा हूं कि वो झूठ कह रहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की कोई वैल्यू नहीं है। इतनी बड़ी काउंसिल पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चल रही है, उसके चेयरमैन है, सरकार ने वो काउंसिल बनाई सुधार के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और वो कह रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को आज इस मीटिंग में समझ लीजिए कि आप सब वो खुशनसीब बच्चे हैं जो सेकंड में आए और काउंसलिंग को समझा, और थर्ड आज है। एडमिशन लेटर आपको मिल गया तो आपको डर लग रहा था, पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं वहां जाऊंगा तो कौन मिलेगा, पता नहीं मेरे साथ जो हुआ है वो सही है कि नहीं। हमने पूरी जिम्मेदारी से कॉलेज मैनेजमेंट को आपके सामने बिठाया है, बैंगलोर से आए हैं ये, और आपको बारी बारी से चेक करेंगे आपकी उम्र सही है कि नहीं, आपका मार्क्स सही है कि नहीं, आपकी सर्टिफिकेशन सही है कि नहीं, और फिर ये आपके उस स्टैम्प को जिसको आपको मिला है कॉलेज से, उस पर यस करके एक डेट देंगे आपको। और आपका काम आज क्या है कि जो बातें हमने आपको कही कि आपका खर्च इतना ही लगेगा, खाने पीने रहने एग्जाम फीस का खर्च, हॉस्पिटल ट्रेनिंग का खर्च, हॉस्टल में 3-4 टाइम खाने का खर्च, ये इतना ही लगेगा, आपको कोई अलग से नहीं लगेगा। वो बात आपने मुझसे सुनी, थोड़े देर बाद आप इनसे सुन लीजिएगा और फिर इनसे पूछ लीजिएगा कि भैया आप अपने कॉलेज में मुझे ले जा रहे हैं, आप मालिक हैं, क्या रोजमर्रा संस्था का प्रोग्राम सही है? पूरे देश के उन गुंडे मवालियों के मुंह पे काली थोप दीजिए जाकर, जो आपके अपने भाइयों को पढ़ने नहीं दिए, रोक दिए उनको। आज तो अब अगस्त आ गया, अब तो एडमिशन की प्रक्रिया सीधे डाउनफॉल पे है। लेकिन सोचिए कि घर बैठे राय बनाने से उन सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का नुकसान हुआ और वो एडमिशन नहीं ले सके। आज इस मीटिंग में मैं आप सबको इसलिए बिठा के ये बात कह रहा हूं कि सिर्फ एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ खुद की कामयाबी पे खुश नहीं होना है, बल्कि ये वचन लेके यहां से जाइए कि अगर कोई आपके घर खानदान के आसपास कोई बच्चा हो और वो पढ़ना चाहता है, तो सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं है ना पैरामेडिक के जो आप कर रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े कोर्सेज हमारे पास हैं। रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, डायलिसिस, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, एनेस्थेसिया, ओटीटी, एमएलटी, बी फार्मा, डी फार्मा, फॉर्म डी, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं मेडिकल के। आज बच्चा और बच्चियां जेई मेंस, नीट की तैयारी, सीयूटी की तैयारी में इतना गुम हो गए हैं कि आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं ताकि ये देश समझे कि जिस जगह तैयारी की दुकानें नहीं हैं या कम हैं, जैसे नीट की तैयारी की दुकान केरला में कम है, लेकिन केरला में एडमिशन बहुत हाई है, वहां के बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, 90% बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस जगह तैयारी की दुकान बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई है, उस जगह बच्चे और बच्चे के बाप और बच्चे की मां ठगे जा रहे हैं। तैयारी तैयारी तैयारी, अरे बदनसीबों कैसी तैयारी, ऐसी कोई तैयारी करता है क्या? सुनिए तैयारी के किस्से बताता हूं मैं आपको, ये आपके लिए बात सिर्फ नहीं है लेकिन आप बच गए। एक इंसान नीट की तैयारी कर रहा है बायो के बाद, महेश जी जान के और ताज्जुब करेंगे क्योंकि ये कर्नाटका से हैं, इनको पता भी नहीं होगा ऐसा होता बिहार में, ऐसा होता उत्तर प्रदेश में, ऐसा होता है कोटा राजस्थान में। ये शिक्षा माफिया कोटा में बैठ के जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। 9 से 5 कोचिंग पर ग्रेड होनी चाहिए। 9 से 5 कोचिंग क्यों चल रही है? 9 से 5 तो स्कूल का समय है। हमारे एक आईएएस ने इस पर बड़ा काम किया, बिहार के पूरे भारत को मैसेज दिया। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब भी वो काम करना चाहते हैं तो ऊपर से कोई ना कोई उसको दबाव दे देता है। हमारे बिहार के एक आईएएस ने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया स्कूल के ऊपर।
तो आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इनको नहीं पता। पहला साल नीट की तैयारी में बायो ले लेता है बच्चा, बायो लेके नीट की तैयारी करता है फर्स्ट ईयर, उसका आता है 300 मार्क्स। पता है उसको क्या बोलते हैं ये लोग? अब की बार 720 पार, अब की बार 720 पार। एक बार और तैयारी करिए। चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो लड़का लड़की के माँ बाप उस बच्चे का एडमिशन केमिस्ट्री ऑनर्स में करा देते हैं, मैथ ऑनर्स में करा देते हैं, बायो ऑनर्स में करा देते हैं। सोचिए क्या हो रहा है, एक तरफ ऑनर्स में एडमिशन हो गया, दूसरी तरफ तैयारी हो रही है। दूसरी बार उसका आता है 400, फिर कोचिंग माफिया बोलता है बस अब की बार 720 पार। बच्चे का बाप सोचता है एक और बार आधा कट्टा खेत बेच देते, फिर तैयारी में लगाते। तीसरी बार उसका मार्क्स आता है 570। कुछ नहीं होना भाई, कोई सीट नहीं मिलनी। तो बाप थक जाता है और बोलता है बेटा आपका ना केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, क्योंकि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल आप बायो ऑनर्स हो गए, आप ज्योग्राफी ऑनर्स हो गए, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिए बेटा। अब आप क्या करो, अब आप बीएड कर लो, अब आप क्या करो, एमबीए कर लो। आप गौर से सुनिए मेरी कहानी, मैं क्या बोल रहा हूं। एक तरफ जो बच्चा डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रहा था बायो के बाद, वो कंपाउंडर भी नहीं बन पाया। ये क्राइम देश में चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। मैं ऐसा बच्चा यहां भी बैठा हूं, खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक सुर में पूछना चाहता हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं सुनाई दिया? चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये देश को नहीं पता है क्या? ये देश को नहीं पता है क्या? ऐ अभिभावकों, ऐ बच्चों के माँ बाप, सुनो, आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरे भाई। जिस बच्चे ने पहले साल 250 260 लाया है, पिछले 10 वर्षों का एनालिटिक्स निकाल के देख लो, वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाए। 10 वर्षों का अपवाद से हम प्रैक्टिस नहीं चला सकते, लेकिन ये एनालिटिक्स है कि 10 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। तैयारी सिर्फ उसको करनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस है, जिसका 400 प्लस मार्क्स आया हो पहले बार में, तो उसको एक अटेम्प्ट और लेना चाहिए। लेकिन जिसका 400 मार्क्स से नीचे नीट में मार्क्स आ रहा है, उसको अपने माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि मेरा बेटा किस ताकत के साथ आगे जा सकता है। उसको आप पंखा में लटकने पे मजबूर मत कीजिए मेरे भाई। वो डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर की बराबरी में जाकर खड़ा हो सकता है। उसके पास ऐसे कई रास्ते हैं। इस पूरे मीटिंग का मकसद यह है कि आप मेरी इस वीडियो को उन तकलीफ में पहुंचे हुए छात्रों तक पहुंचाइए जो कोटा में ड्रग्स में मुब्तला हो चुके हैं, जो माँ बाप ने उन पर दबाव बनाया और बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो छत से कूद जाऊंगा। 3 साल 4 साल में माँ बाप परेशान हो चुके हैं। मैं उनको ये मैसेज दे रहा हूं कि डॉक्टर मात्र एक कामयाबी का रास्ता नहीं है। आपको मैं जो कोर्सेज बता रहा हूं वो डॉक्टर के बराबर और डॉक्टर से ज्यादा कामयाबी दिला सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में एक जगह है, वहां पे गीतिका सेंटर है। उनमें हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, आर्मी से रिटायर हुए। शायद वो मेरा वीडियो देखेंगे, बोलेंगे मेरा नाम क्यों लिया, लेकिन अच्छी चीजों का नाम लेना पड़ता है। तो उसमें मैंने देखा कि हस्बैंड उनके रेडियोलॉजिस्ट हैं और एक बच्ची जो है जिसके साथ उनकी शादी हुई है वो शायद एमएलटी हैं। दोनों ने मिलाकर वो काम किया है पूरे अंडमान में, जो डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ नहीं है वो उनके यहाँ भीड़ है। भाई आखिरकार करना तो काम ही है, सेवा ही है। तो आप रेडियोलॉजी कर लो, ऑप्टीमेट्री कर लो, डायलिसिस कर लो, कार्डियक कर लो। अभी खान सर ने डायलिसिस सेंटर पूरे इलाकों में तैयार करने का एक वीडियो देखा मैंने उनका। कितना अच्छा कदम है ये। पता है ये कितना परेशानी की बात होती है जब इंसान की किडनी खराब हो जाती है और वो डायलिसिस पे आ जाता है।
तो पता है क्या होता है, हर हफ्ते उसको जाना पड़ता है हॉस्पिटल। अगर ऐसा सेंटर गांव में हो जाए, डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, तो ये एक बेहतरीन पहल है खान सर के जरिए। तो समझना पड़ेगा आपको कि एक रास्ता नहीं है कामयाबी का, कई रास्ते हैं। और मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आज आप जब यहां से जाओ तो मुझे वादा करके जाओ, क्योंकि एक महीना बहुत तकलीफ वाला होने वाला है। आपका दिल नहीं लगेगा, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको मम्मी पापा की याद आएगी, आप भाई बहन को छोड़कर जा रहे हो, मोहल्ले को छोड़कर जा रहे हो, गांव को छोड़कर जा रहे हो। मुझे एक वादा करो एक आवाज में कि वहां से भागोगे नहीं, इस लड़ाई को जीत कर आओगे। भागोगे नहीं ना? नहीं सुनाई दिया? भागोगे तो नहीं? ये जंग जीत के आओगे। और आपको एक और बात बताता हूं, अभी मैं उस लड़की का वीडियो चला रहा हूं, इसी कॉलेज से पढ़ाकर आज बताएंगे सर आपको, हमारे बिहार गवर्नमेंट में कई लड़कियां इसी कॉलेज से पढ़कर, और इस कॉलेज से पढ़कर हमारी जो रोजमाइन की बच्ची है वो गवर्नमेंट में भी काम कर रही है, और पहले उसका वेदांता दिल्ली में हुआ डायरेक्ट कैंपस, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके उससे बात हुई जब, तो पता चला कि उसका मन है वेदांता पटना में आने का। वो अभी वेदांता पटना में नर्स है और अच्छा पैसा कमा रही है बच्ची, अच्छी सैलरी वगैरह है उसकी। आपको मैं वो वीडियो अभी चला के दिखा दूंगा इस मीटिंग में। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताना। राहीन प्रवीण। राहीन, आपने रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू आपने भी पढ़ाई की है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। थोड़ा डिटेल में बताइए क्या बैच रहा था आपका, क्या कोर्स वगैरह था? मेरा बैच 2018 से 2022 था एंड उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ मेदांता गुड़गांव में, एंड नाउ मैंने अपना मेदांता पटना में ट्रांसफर करा लिया है। कोर्स क्या था आपका? बीएससी नर्सिंग। ओके, किस कॉलेज में था आपका? केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बेंगलोर। बैंगलोर केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद इन्होंने वेदांता दिल्ली में इनकी पोस्टिंग, वहां से इन्होंने काम किया, और अब ये पटना में काम कर रही हैं। तो वो बहुत गरीब परिवार से निकली और कॉलेज गई, पहले दिल्ली में काम किया, फिर अब पटना में पोस्टिंग है, और बहुत अच्छा काम करके पढ़ाई करके वो पैसे अपने कमा रही है और बच्चों को चला रही है, अपने परिवार को चला रही है। तो आज हम लोग इस मीटिंग में और कुछ पॉइंट्स महेश सर से सुनेंगे। मैं आप सबको फिर से मुबारकबाद देते हुए इस अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। महेश जी से मैं सुनना चाहूंगा कि आप कुछ हमारे मंच पे जाके बताएं कि कैसे कैसे है आपका कॉलेज। प्लीज जोरदार तालियां सर के लिए। गुड मॉर्निंग। इतना अच्छी हिंदी नहीं है, अच्छा, हम तो साउथ इंडियन है ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा ऐसा ही होता है, तो क्षमा कीजिए, आपका जैसा हिंदी नहीं होता है, फिर भी संभाल लेता हूँ। देखिए हमारा कॉलेज है केआर कॉलेज। केआर मीन्स कनकम्मा एंड रामचंद्र और माई पेरेंट्स, मेरा माँ बाप है, उनका नाम पे हम ये कॉलेज खुला है। ये कॉलेज से हमारा और अंबर जी का रिश्ता है 8 साल की, 8 और 9 साल की होगा। 9 साल से इधर से बच्चे आ रहे हैं और हम एडमिशन भी ले रहे हैं। और आपकी चिंता क्या होगी, ये सच होगा या झूठ होगा, किधर क्या होगा, उधर जाके ज्यादा पैसा मांगेगा, उधर ये मांगेगा, वो मांगेगा, ऐसे कोई चिंता मत कीजिए। हम इधर आके प्रॉमिस कर रहा है जो लेटर में लिखा है वही होगा। जो आपकी लेटर में कुछ क्या लिखा होगा वही होगा, 100%, नो डाउट। कुछ भी हो, हम है कॉलेज में, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हम ही है कॉलेज में, हम ही बैठे हैं। आप कभी भी, कोई बच्चे भी, कोई इससे नहीं, कोई आपका टेंशन नहीं है। रोजमैन को फोन करना, माँ बाप को फोन करना, उसको फोन करना, इसको फोन करना, कोई चिंता नहीं है। डायरेक्टली आइए, हमसे मिलिए, हम तो ओपन है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम एक बड़ा वाला एसी रूम में बैठ गया, सर कैसे मिलेंगे, सर को कब जाके मिलेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी बच्चे आके हमसे मिल सकता है।
सर से सवाल ठीक है? कर सकता हूँ सर, और- सवाल कर सकते हैं जो रोज माइंड के और अदर बच्चे जो बिहार से पढ़े वो अभी प्लेसमेंट में कहाँ हैं? सर बिहार से जो भी रोजमाइन से पढ़े हुए बच्चे अभी हमारा कॉलेज में आता है कैंपस इंटरव्यू का, मेदांता हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यशोदा हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल न्यू दिल्ली इज वन द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स, जिसकी डॉक्टर मोदी जी का पर्सनल डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल में जा सकता है। और जिसका यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद आता है, अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर, और बहुत सारी हॉस्पिटल्स हमारा कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू में आता है, क्योंकि हमारा बच्चे ट्रेन होता है मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग होता है जिनका, क्योंकि हम हॉस्पिटल चलाए 20 साल से, हमको पता है बच्चे का कैसे ट्रेनिंग देना है, कितना ट्रेनिंग देना है, क्या वो बच्चे एक मुंह ऐसे बच्चे को देगा तो नर्स को देख के पल्स देखो बोलो तो हमको पता चल जाता है पढ़ा है नहीं पढ़ा। ऐसे हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको ऐसे सिखाएंगे, पहले से ही कोचिंग देके ट्रेनिंग देके सिखाएंगे, कितना ट्रेनिंग चाहिए उतना ट्रेनिंग देके आपको अच्छा एक नर्स बनने। मुझे ये जानना था कि वहाँ पे जैसे कुछ बच्चे हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों से आए, उनका कहना है कि सर हम लोग को खाना क्या हम लोग के घर जैसा, मतलब घर जैसा तो नहीं, मतलब आपके यहाँ क्या है कि पूरा का पूरा साउथ इंडियन कल्चर, तो क्या सच तो एक बता देता हूँ, सच तो बता देता हूँ, इसमें झूठी कोई नहीं है, पूरा 100% आपका बिहार की खाना तो नहीं मिलेगा, सच्ची में, ये तो झूठ नहीं बोलूंगा। साउथ इंडियन का थोड़ा टच तो रहेगा, क्योंकि कुक वाला साउथ इंडियन ही है, नॉर्मली नॉर्थ इंडियन कुक भी एक रखा हूँ, फिर भी थोड़ा टच तो साउथ इंडियन का थोड़ा टच भी रहेगा। फिर भी दाल चावल तो मिल जाएगा, सुबह तो रोटी मिल जाएगा, चपाती मिल जाएगा, और दोपहर में समोसे मिल जाएंगे, शाम को चाय के साथ, और फ्राइडे एक दिन आपको चिकन मिलेगा शाम को, और 2 दिन हफ्ते में 2 दिन अंडा मिल जाएगा। जो अंडे नहीं खाते हैं उनको वेजिटेरियन में कोई चिप्स वप्स वो सब दे देंगे, ऐसे संभाल लेंगे। मगर उतना मैं ये जानना चाह रहा था कितने राज्य से बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, कितने राज्यों से? ऑलमोस्ट इंडिया की सभी राज्य से मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अंडमान से लेके कश्मीर तक, नेपाल से लेके भूटान तक, सब बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और आपका एक ही रिक्वेस्ट है, उधर आके आप बच्चे तो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडिया से आए हैं, बिहार से, हम बिहारी से ही बात करेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत आता है इंग्लिश बात करने का। सो दूसरे मलयाली या केरला वाले से बात करने से आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। सो आप डर डर के उसके पीछे मत भागिए, जाइए। हम इतने दूर आए हैं साउथ इंडिया से, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं, हमारा हिंदी खराब है फिर भी बात कर रहे हैं ना, ऐसे हाँ भी मेहनत कीजिए, है ना। हमने पहला माफी मांग लिया, हिंदी थोड़ा खराब है फिर भी बात तो कर रहे हैं, सवाल तो रहे हैं ना हम भी। आप भी आइए, सबसे मिलिए, सबसे बात कीजिए, जो हमको पता नहीं है ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम यही करेंगे वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। ये हमारा भारत है, हम सब लोग मिलजुल के साथ में रहे, आपका जिंदगी इतना अच्छा रहेगा। आप जब आप इतने छोटे बच्चे आप इतना बाहर आ रहे हैं ना, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पीछे 2-3 आदमी भाग रहे हैं। एक है आपका पेरेंट्स, दूसरा है अंबर जी, और तीसरे में हम तीनों आपका पीछे भाग रहे हैं। आपके लिए एक पेड़ बन के रहेंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखेंगे, फिर भी आपके ऊपर एक नजर तो रहेगा ही रहेगा तीनों का। ये सच्ची में आपके पेरेंट्स आपका पीछे पीछे देखते रहेंगे, क्या कर रहा है बच्चा, कैसे जी रहा है, कैसे टेंशन ले रहा है, ये सब। और अंबर जी भी देखते रहेंगे, मेरा बच्चा का क्या हुआ, आएगा बेंगलोर, मुझे इतना क्वेश्चन पूछेगा, क्या किया सर, ये किया, क्या हुआ, वो क्या हुआ, और हम भी आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पढ़ते रहे। और आपका एक ही मकसद होना है, जो माँ बाप आपको इधर से उधर तक भेजे ना, उनका नाम रोशन करना, यही एक मकसद है जो पढ़ेगा। क्योंकि वो माँ बाप है ना, वो आपको पसीना उगर के नहीं है, उनका ब्लड है, वो आपको दिखता नहीं है। आप सोचे होंगे उनका पसीना है, वो पसीना नहीं है, उनका खून बह के, उनका जो मेहनत करके दिन रात आपके ऊपर सोच के ऐसे फोन करेगा।
इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर आता है दिक्कत तो आ ही आएगा, पहला महीना दूसरा महीना तो आ ही आएगा। खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, माँ की याद आएगा, माँ की वो चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब चाहिए। पता है थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसका एडजस्ट में भी कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट मुझे बोलिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट अब्बर जी के बोलिए, उधर भी सॉल्व नहीं है तो बाद में पेरेंट के बोलिए। एक दिन क्या होता है, पेरेंट्स को मत बोलिए, हम दो पेरेंट्स हैं, फिर आप पेरेंट्स। हाँ, ये क्या होता है, देखिए आपकी माँ आपको भेज लिया इतना दूर, पहले से वो टेंशन पे रहता है, क्या हुआ मेरा बेटी खाया है नहीं खाया, चाय पिया है नहीं पिया, वो टेंशन पे रहता है। आप फोन उठा के, माँ सांबार में क्या हुआ, नमक कम हो गया, आप रो रहेंगे। आप रो के 5 मिनट में आपका दोस्त आएगा, कुछ खा लेगा और ब्रेड वर्ड मंगा के खा लेगा, आप आराम से रहेंगे। मगर वो माँ इधर क्या करते हैं, पूरा दिन भूखा रहेगा, सोचेगा मेरा बेटी नहीं खाया, कल भी ऐसे संभार में ये नहीं, नमक नहीं है तो क्या करेंगे, कल भी ऐसे ही होगा, कल फोन करेगा नहीं करेगा, रोएगा ना रोएगा, ऐसे सोच सोच के वो पूरा दिन खा बिना। आप तो बच्चे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आप तो आराम से खेल कूद के निकल जाएंगे, उधर क्रिकेट चल रहा है, वॉलीबॉल चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप निकल गए। मगर आपके माँ बाप का अंदर को कीड़ा लगाया ना आपने, वो पूरा दिन उनका खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी दिक्कत है पहला हमको बता दीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।